हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल पढ़ा था, समझ आ गया था, इजी था, इतना कुछ नहीं था। कार्बोक्सिलेशन था और आरयूबीपी की रीजनरेशन था। उसमें कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे थे, चलिए जल्दी से बता दीजिए। कार्बोक्सिलेशन में क्या क्या यूज हो रहा था फटाफट। पीएच मेंटेन होनी चाहिए, रुबिस्को पे पीएच का बड़ा असर होता है। Mg2 पॉजिटिव आयंस एंड रुबिस्को एक्टिवेज एंजाइम्स की एक्टिविटी एंड कार्बोक्सी आर्बिनिटोल फॉस्फेट, ये सारे एंजाइम्स, इन सबकी एक्टिविटी से, इन सबकी प्रेजेंस और एब्सेंस से रुबिस्को की एक्टिविटी को फर्क पड़ता है। ठीक है, इन कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन एक कमिटेड स्टेप है जिसमें रुबिस्को यूज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा वहां पे क्या था, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो कौन से एंजाइम्स आरयूबीपी के लिए यूज हो रहे थे? तो पहला मैंने आपको एक नया नाम बताया था, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए। फेरिडोक्सिन तो आप सुनते आ रहे हो, और थायोरिडोक्सिन। ठीक है, फेरिडोक्सिन एंड थायोरिडोक्सिन। तो फेरिडोक्सिन थायोरिडोक्सिन एक इकट्ठा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, उससे पहले मैंने कुछ और दो और एंजाइम्स के बारे में बताया था, फोस्फोफ्रक्टो नहीं, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज, यही बताया था। और दूसरा सीडोहेप्टुलोज बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, तो इन एंजाइम्स में से इनकी एक्टिविटी कैसे हो रही थी, जब थायोरिडोक्सिन क्या कर रहा था, उनको रिड्यूस कर रहा था, तब वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा था, वो पूरी इलेक्ट्रॉन्स की सोर्स क्या थी, लाइट। लाइट में क्या हो रहा था, क्लोरोफिल से, जो सॉरी PS2 से, क्लोरोफिल ही है वो, वहां से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है जो आगे पूरी साइकिल को कंटिन्यू कर रहा है। राइट, अब वहां पे जो PS1 पे इलेक्ट्रॉन आता है, वो उसको कौन फिल कर रहा है, वापिस कौन फिल कर रहा है, ये बता दो। उसकी कमी कौन पूरी कर रहा है, वाटर। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर होगी, आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब रूबिस जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब इसमें फिर से रुबिस्को आता है, और पहले तो इसका देख लेते हैं कौन से साइंटिस्ट ने बताया है इसके बारे में। तो अगर मैं बात करती हूं ओटो वारबर्ग, इन्होंने इसके बारे में बताया है, और इन्होंने एक इफेक्ट भी दिया है, वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट क्या है और वारबर्ग क्या बोलते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो वारबर्ग ये बोलते हैं, इनका एक, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, या फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो फोटोसिंथेटिक यील्ड अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानेंगे। और अगर CO2 की कंसेंट्रेशन हाई रहती है, इफ CO2 कंसेंट्रेशन रिमेन हाई, तब क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक यील्ड भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, इन्होंने ये सारी बातें बताई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं हो क्या रहा है, फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगा। एंड आपका फेवरेट फिर से आ चुका है, रुबिस्को एंजाइम। लेट्स सपोज दिस इज रुबिस्को एंजाइम। अगर तो ये रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो यहां पे एक प्रोसेस होती है और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो किसी काम का नहीं है, जिसमें एनर्जी भी ली जा रही है। तो प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोसेस क्या हो रही है, फोटो रेस्पिरेशन। अगर यहां पे रुबिस्को CO2 से बाइंड कर रही है तो यहां पे एक बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है
जिसकी वजह से क्या बन रहा है, शुगर फॉर्मेशन हो रही है, शुगर फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन इज ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, इतना बोल सकते हैं। शुगर फॉर्मेशन, या हम डायरेक्टली एनर्जी भी बन रही है, एनर्जी बन रही है और शुगर फॉर्मेशन भी हो रही है। तो इतनी बात समझ आई। अब रुबिस्को की हमें पता है, रुबिस्को एक बाइफंक्शनल एंजाइम है। तो आगे बढ़ते हैं रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को के बारे में बार बार आएगा तो टेंशन नहीं ले, मैम कल से रुबिस्को रुबिस्को कर दिया, कल से नहीं परसों से, है ना। चलिए रुबिस्को की बात करते हैं। तो रुबिस्को इज अ बाइफंक्शनल एंजाइम। दो एक्टिविटीज हैं इसकी, वन इज ऑक्सीजनेज एंड अदर इज कार्बोक्सिलेज। ठीक है, दो एक्टिविटीज हैं रुबिस्को की। दूसरा चलिए अब इसकी एक्टिविटी के बारे में ही पढ़ते हैं। वन इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी, एंड अदर इज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या हो रहा है, तो CO2 किससे जुड़ रही है, यहाँ पे RUBP से, और एक 6 कार्बन यहाँ पे है, 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रही है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना रही है। और आगे क्या बना रही है, फिर तीन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगी। कौन से वाले, फॉस्फोग्लिसरेट। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, 3 कार्बन साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल चल रहा है। अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्या है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या है, O2 और RUBP मिल रहे हैं। ठीक है, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है। 6th कार्बन कहाँ किसका आया, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट, एक तो सेम यही बनता है 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और दूसरा बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये फॉस्फोग्लिसरेट तो यूज हो जाएगा वापस कहां, C3 साइकिल में। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट C3 साइकिल में एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट कैन नॉट एंटर C3 साइकिल। अरे 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 क्या लिख रहा है भाई, फॉस्फोग्लाइकोलेट की एंट्री C3 साइकिल में नहीं हो पाएगी, कैन नॉट एंटर C3 साइकिल। तो इसको कहां भेजना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा C2 साइकिल में। C2 साइकिल इज फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन का नाम है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का। तो दिस इज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन। और C2 साइकिल से क्या बन रहा है आगे, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, PGA जिसको बोलते हैं, और फॉस्फोग्लिसरेट को यूज किया जा रहा है फिर C3 साइकिल में। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ये प्रोडक्ट वापस यूज हुआ C3 साइकिल में, इस तरह से चल रहा है। डन, इतनी बात क्लियर। चले आगे। अब इसको क्यों नहीं यूज कर सकते, फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है और पूरी साइकिल नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है CO2 इज नीडेड टू फॉर्म शुगर। शुगर में ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, इसका कार्बन चाहिए,
बट अगर कार्बन ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट कम आएगा। 5 कार्बन का ग्लूकोज होता है, नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ग्लूकोज शुगर्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। O2 से काम नहीं चलेगा। O2 अगर होगी, रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो उससे शुगर बनना इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब होता क्या है इसको समझो। अगर तो इफ CO2 की कंसेंट्रेशन हाई है, देन CO2 कंसेंट्रेशन हाई है और O2 की कंसेंट्रेशन लो है, तब क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, रुबिस्को की बात हो रही है। ठीक है, अगर इफ CO2 concentration is low and O2 concentration is high, then oxygenase activity is there. Oxygenase activity is there which is wasteful process. अभी पढ़ेंगे wasteful process क्यों है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रुबिस्को की यही एक्टिविटी सिर्फ इस चीज पे नहीं डिपेंड करती है, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट या विंटर सीजन या समर सीजन की भी बात होती है। ठीक है, तो यहां पे लिख रही हूं रुबिस्को एक्टिविटी, रुबिस्को एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी, बोल सकते हैं हम यहां पे लाइट इंटेंसिटी। तो अगर लाइट इंटेंसिटी हाई है मतलब डे है, तो लाइट से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। चलिए तो इसको पढ़ते हैं एक बार। तो मान लेते हैं मैं बात कर रही हूं दिन की, इन डे टाइम व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई, यहां इसको बोल दो डे टाइम छोड़ो, विंटर्स लिख लो, विंटर्स लिख लो या लिख लो व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई। और समर्स में होती है लाइट इंटेंसिटी हाई, तेज धूप, चुभने वाली धूप है, तब क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर इज ब्रेकडाउन इनटू O2। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या है, लाइट की इंटेंसिटी हाई है। लाइट इंटेंसिटी या समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, सोलुबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेस, solubility of CO2 decreases। solubility क्या होती है, टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है solubility पे। गर्म पानी होगा तो उसमें गैसेस मिक्स नहीं हो पाएंगी। अगर ठंडा पानी होगा तो उसमें काफी सारी गैसेस रहेंगी। तो जो भी ठंडी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, गैसेस की सोलुबिलिटी होने की कैपेबिलिटी हाई रहती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लिक्विड नाइट्रोजन की एग्जांपल दे सकती हूँ, और मैं आपको दे सकती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या प्रिजर्व करके आते हैं और एकदम से फैला देते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं उसकी। ठीक है, तो सोलुबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेस। जब एक बार देख लेते हैं, चल रहा है हमारा काम। ठीक है, उसके बाद अब इससे क्या होगा, सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो लेस CO2 इन स्ट्रोमा, CO2 का लेवल कम रहेगा स्ट्रोमा में। तो RUBP क्या शो करेगा, RUBP विल शो कौन सी एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज या कार्बोक्सिलेज, जल्दी से बता दो। विल शो ऑक्सीजनेज। जब CO2 के सब कुछ टूट गया तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी आ जाएगी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी विल बी देयर। कौन सी एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी विल बी देयर। रुबिस्को विल शो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। राइट, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, मतलब हम बात कर रहे हैं विंटर्स की। अब यहां पे क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी इज लो, नो वाटर ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, नो एवोल्यूशन ऑफ O2,
नो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ा, टेम्परेचर डिक्रीज ही है। तो सोलुबिलिटी क्या करेगी, सोलुबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीजेस, सोलुबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीजेस, जिससे क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्ट्रोमा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज ही रहेगी। तो ओवरऑल क्या हुआ, रुबिस्को कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, रुबिस्को विल शो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है, कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी। क्लियर हुआ पॉइंट। अब टेम्परेचर कंडीशंस पता चल गई कौन कौन सी हैं, जिससे रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा या कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। अब होता क्या है, लो टेम्परेचर एरियाज में, जहां पे लो टेम्परेचर होता है वहां तो जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स, इसको डब्बा बना के लिख लो, वहां तो C3 प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, C3 प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। इन लो टेम्परेचर एरियाज C3 प्लांट ग्रोज वेल, पर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है 30 डिग्री सेल्सियस से, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है C3 प्लांट्स की, एफिशिएंसी ऑफ C3 प्लांट्स डिक्रीजेस। अब यहां पे इस एफिशिएंसी जब ये डिक्रीज हो गई, तब आती है, एंट्री लेती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन उन प्लांट्स में होती है, C2 साइकिल उन प्लांट्स में होती है जहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई। क्लियर हुआ। अब C2 साइकिल उसको क्या करती है, उसको एक बैलेंस बनाती है, ताकि C3 साइकिल वाले जो प्लांट्स हैं वो उनमें, तभी तो बोला जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां C2 साइकिल है सब में C3 साइकिल होती है, पर C3 प्लांट्स में कोई और साइकिल नहीं होती, क्योंकि वो एफिशिएंट है C3 साइकिल के लिए, टेम्परेचर हाई के लिए। अब एक बार अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, C3 प्लांट्स है कौन से, तो C3 प्लांट्स वो वाले प्लांट्स आते हैं जो सर्दियों में लगते हैं, C3 प्लांट्स एंड C2 प्लांट्स, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। C3 प्लांट्स में आएंगे हमारे, वीट आ जाएगी, वीट सर्दियों में लगती है, वीट, बार्ले, ओट, ओट्स मतलब राइस, ठीक है, ये सारे कहां लगते हैं, सर्दियों में लगते हैं। अल्फा, अल्फा, सोयाबीन, ये वही प्लांट्स हैं जो सारे सर्दियों में लगते हैं, ठीक है। C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स क्या है, एफिशिएंट है, पता चला। C3 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। अब एक बार हम बात कर लेते हैं उनकी C2 प्लांट्स की, यूफोर्बिया एंड पोर्टुलेका, यूफोर्बिया एंड पोर्टुलेका, ये क्या है, C2 प्लांट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्लियर होगी, C3 प्लांट्स एंड C2 प्लांट्स। अब C3 प्लांट्स कब अकर करते, किस सीजन में होते हैं, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है, जब टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। वेयर एज अगर मैं C2 प्लांट्स की बात करूं, तो C2 प्लांट्स नॉर्मल टेम्परेचर में वर्क कर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर इज फिजिबल फॉर देम। डन, इतनी बातें हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट, वाई फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। ये इतनी वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, ठीक है, हमें इतना इससे दुख क्यों लग रहा है इसके बनने से, तो वो जानेंगे। पहले तो इसमें क्या हो रहा है, नो एटीपी फॉर्मेशन अकर्स, कोई एटीपी नहीं बन रहा है, नो एटीपी फॉर्मेशन अकर्स,
ठीक है, ना ही NADPH बन रहा है, नो NADPH फॉर्मेशन अकर्स, कोई NADPH नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो एनर्जी तो बन ही नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद O2 रिलीज हो रही है, नो O2 रिलीज, नो O2 रिलीज, कोई O2 भी रिलीज नहीं हो रही है। फिर शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी नहीं हो रही, नो शुगर फॉर्मेशन अकर्स, नो शुगर फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है उल्टा, एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, एटीपी दूसरा अलग से यूज कर रहा है ये। ठीक है, एटीपी अलग से यूज कर रहा है, ऊपर से कुछ ये भी नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए एग्जैक्टली। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो किसमें, किस लिए रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें 2 कार्बन प्रोडक्ट बन चुका है ऑलरेडी, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से उसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है उसको, 3 कार्बन प्रोडक्ट में करना है, ग्लाइकोलेट से ग्लिसरेट बनाना है, बस उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो है ये किसमें हो रहा है, किस 3 ऑर्गेनेलिज में हो रहा है ये ऑलरेडी। तो 3 ऑर्गेनेल, it occurs इन 3 ऑर्गेनेलिज, और वो ऑर्गेनेलिज आपको याद रखने हैं, और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट भी आता है। ठीक है, 3 ऑर्गेनेलिज, पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, दूसरा पेरोक्सिसोम्स में हो रहा है, पेरोक्सिसोम्स में, एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन तीनों में ये एक्टिविटी हो रही है, ये पूरा साइकिल चल रही है। कौन सी साइकिल, C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इसमें चल रही है। चलें आगे, आगे चलते हैं हम। अब यहां पे पहले आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या आएगा, पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम के बाद क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, और सबसे ऊपर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ध्यान से समझो इस बात को। RUBP अपनी एक्टिविटी करेगा, 2 प्रोडक्ट्स में RUBP के यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जल्दी से बता दो RUBP कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन कितने कंपाउंड में टूटेगा, देखो यहां पे आएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, और ये 2 कार्बन, और ये इनके 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे बन जाएंगे, क्योंकि RUBP के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। और यहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो आप सबको पता है, दैट इज रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम यूज हो रहा है, और कौन सी एक्टिविटी करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। कौन सी एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट से यहां पे क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा। अब अगर ग्लाइकोलेट बनेगा तो इसमें से क्या रिमूव हुआ है, फॉस्फेट रिमूव हुई है। ठीक है, तो हम यहां पे एंजाइम जो लिखेंगे वो लिखेंगे ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। एंजाइम कौन सा आएगा, ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, क्योंकि फॉस्फेट रिमूव हुई है। फॉस्फेट को रिमूव कौन कर रहा है, यहाँ पे वाटर, वाटर क्या करेगा, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। डन। अब ये भी 2 कार्बन प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलेट इज ऑल्सो 2 कार्बन प्रोडक्ट। अब यही ग्लाइकोलेट कहां चला जाएगा, ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में गया,
क्लोरोप्लास्ट में इसने, सॉरी पेरोक्सिसोम में, क्लोरोप्लास्ट में ये था, क्लोरोप्लास्ट से ये पेरोक्सिसोम्स में गया। अब यहाँ पे ये बनाएगा ग्लाइओक्सिलेट। ग्लाइओक्सिलेट, अब ग्लाइओक्सिलेट बनाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी। ठीक है, ऑक्सीजन लगी, तो ऑक्सीजन लगी, जो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगेंगे, 2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेंगे, और वो ये 2 हैं। ठीक है, ये भी 2 हैं, और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन कंपाउंड है, ये नहीं भूलना है। तो दो इसने बना दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आगे क्या हुआ, कैटालेज एक एंजाइम है जो इसको वाटर और O2 में तोड़ देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए कैटालेज एंजाइम आएगा, इसका ब्रेकडाउन कर देगा, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम आया वो आया ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। एंजाइम जो आया वो आया ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लाइओक्सिलेट से क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा, और ग्लाइसिन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड है, इसके पास, अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, NH3 ग्रुप। तो क्या ग्लाइओक्सिलेट के पास NH3 ग्रुप है, नहीं है, तो इसके पास वो NH3 ग्रुप कहां से आएगा, इसके पास वो NH3 ग्रुप आएगा ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट इसको NH3 ग्रुप देगा और कन्वर्ट हो जाएगा कीटोग्लूटारेट में। अभी हम फेट ऑफ अमोनिया जब करेंगे, फेट ऑफ अमोनिया जब करेंगे तो उसमें हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ग्लूटामेट में से अगर हम अमाइनो एसिड NH3 ग्रुप को हटा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा एंजाइम यूज होगा, ग्लूटामेट। एंजाइम कहां लिखूं, यहां लिख दो, यहां लिख रही हूं एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम जो यूज हुआ वो हुआ ग्लूटामेट ग्लाइओक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज, क्योंकि अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, ग्लाइओक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज, डन, ग्लाइसिन बन गया। अब यही ग्लाइसिन आगे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। दिस ग्लाइसिन कम इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ग्लाइसिन 2 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाएगा अनदर अमाइनो एसिड दैट इज सीरीन। पर सीरीन जो है, सीरीन 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे सीरीन का एक ही मॉलिक्यूल बन पाएगा। सीरीन एक ही मॉलिक्यूल बन पाएगा क्योंकि सीरीन कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या रिमूव होगा फिर, अब एक NH3 निकल जाएगा, एक NH3 रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक ही जाएगा, एक ही अमीनो एसिड बन रहा है, और एक CO2 एक कार्बन भी निकल जाएगा क्योंकि अगर 2 इसके कंपाउंड थे तो 4 मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल के पास 4 कार्बन है, और 4 कार्बन से अगर एक 3 कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो क्या होगा, उसमें एक कार्बन को कहां निकालना पड़ेगा, CO2 की फॉर्म में निकाल दिया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 वाटर यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, और साथ में यहाँ पे NAD किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। NAD किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। ठीक है, ये चल पड़ा। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स भी लगेंगे, जिसमें पहला आता है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में से क्या रिमूव हुआ, CO2 रिमूव हुआ, तो इसलिए ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट सीरीन, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। हाइड्रोक्सी मिथाइल, वाटर यूज हो रहा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप भी लगा यहाँ पे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, डन, लग गया सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। तो ये सारा बन गया इधर। अब क्लियर हो गया,
सीरीन से क्या बनेगा, यहाँ पे सीरीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सीरीन पहले आएगा, किसमें आएगा, पेरोक्सिसोम में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट अमाइनो एसिड तो नहीं है, तो अमाइनो एसिड नहीं है तो NH3 ग्रुप सीरीन का वापस क्लेटा ग्लूटरेट आके क्या करेगा, NH3 ग्रुप को अपने वापस ले लेगा। मेरा NH3 ग्रुप वापस कर दो, ठीक है, मेरा NH3 ग्रुप वापस कर दो। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो कौन सा होगा, अमाइनो ट्रांसफरेज, क्योंकि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइनो ट्रांसफरेज कौन सा एंजाइम होगा, अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से वो बनेगा ग्लिसरेट, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड बना वो बना ग्लिसरेट। अब इसी ग्लिसरेट में क्या हो रहा है, पहले तो जो NADH नीचे था ये NADH आके क्या कर रहा है, एक सेकंड, ओ नो नो नो, एक सेकंड, ये NADH आके इसको हाइड्रोजन दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा NOD में, NAD में। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गई, तो एंजाइम जो यूज होगा वो होगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज, एंजाइम यूज्ड हियर इज हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज, ठीक है। अब यही ग्लिसरेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होगा, फोस्फोग्लिसरेट में, किसमें, फोस्फोग्लिसरेट में। अब ये फॉस्फेट कहां से आया, ATP से फॉस्फेट आया और ADP में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो काइनेज हमेशा क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, ठीक है। तो एंजाइम काइनेज यूज हुआ और अब इनका क्या फेट है, ये दोनों फॉस्फोग्लिसरेट किसमें यूज होते हैं, C3 साइकिल में। हमने देखा है RUBP से क्या बनता है C3 साइकिल में, ये बनता है और यही यूज हो जाते हैं C3 साइकिल में। तो ये इनका फेट है। हुआ क्या इसमें, ओवरऑल फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया गया फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक ही अमाइनो एसिड आया तो एक अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ है, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ है, दूसरा क्या करेगा, दूसरा टिल देन अल्फा ग्लूटारेट किसमें चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। जब तक इसको अमाइनो ग्रुप नहीं मिलता, जब इसको अमाइनो ग्रुप मिला तब ये कन्वर्ट होके ग्लूटामेट वापस बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। एक पेज पे आ जाएगा, ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना, कि दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बनाते हैं इसको। अगर आपको यार आप रिपीट पे देख लेना, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। ये देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, RUBP कन्वर्ट किसमें हुआ, ग्लाइकोलेट में और ग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फो नहीं भूलना है, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट में और फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब इसी का फेट आगे चल रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट से ये कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट से ये कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट में। तो इसमें क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव किया। कौन रिमूव कर रहा है, वाटर। एंजाइम कौन सा लग रहा है, ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। एंजाइम यहाँ पे कौन सा लगा, ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, एंजाइम लगा ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। उसके बाद ग्लाइकोलेट को वापस भेज दिया गया पेरोक्सिसोम में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज
से ये क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। और ग्लाइऑक्सिलेट बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज हुए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो गए। उनको कैसे, कैटालेज एंजाइम के थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ग्लाइसिन के, तो ग्लाइसिन के अगर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट किया गया ग्लाइसिन में, जिसमें ग्लूटामेट ने क्या दिया, अपना अमाइनो ग्रुप दिया, ग्लूटामेट ने अपना अमाइनो ग्रुप दिया और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। फिर ग्लाइसिन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को कन्वर्ट किया गया सीरिन में, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 यूज हो रहा है, NH3 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, क्योंकि जो सीरिन है वो 3 कार्बन प्रोडक्ट है, वेयर जो ग्लाइसिन है वो 2 कार्बन प्रोडक्ट है। और यहाँ पे NAD को कन्वर्ट किया गया NADH में, और सीरिन हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ और अमाइनो ट्रांसफरेज बन गया, और यहाँ पे ग्लिसरेट में भी कन्वर्ट हुआ। तो NADH वही वाला NADH NAD में कन्वर्ट हो गया, जिससे हाइड्रोजन ग्रुप ग्लिसरेट को दिया गया। एंजाइम जो यूज हुआ वो हुआ हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। फिर ग्लिसरेट को कन्वर्ट किया गया, ग्लिसरेट को क्लोरोप्लास्ट में भेजा गया, कन्वर्ट किया गया फॉस्फोग्लिसरेट में, क्योंकि यही तो हमें चाहिए, इसको इसी में तो कन्वर्ट करना था, यही तो सारा प्रोसीजर था। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया तो बस 3 साइकिल में यूज हो गया, और एंजाइम काइनेज यूज हुआ और एटीपी यूज हुए। क्लियर हुआ, ये थी हमारी ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन। ये है फोटो रेस्पिरेशन, इस तरह से होती है। क्लियर हो गया, कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, और वीडियो को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन समझ आई होगी। फोटो रेस्पिरेशन क्यों होती है, क्योंकि C3 प्लांट्स में जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है रुबिस्को, तब ये वाली एक्टिविटी C2 साइकिल चलता है, ताकि रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट करवाना है, फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करवाना है फॉस्फोग्लिसरेट पे। फॉस्फोग्लिसरेट ही तो यूज हो रहा है C3 साइकिल में, और इसमें एटीपी अलग से लग रहे हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। एटीपी यूटिलाइजेशन समझ आ गई, यहाँ पे एटीपी लग रहे हैं, तो एटीपी अलग से लग रहे हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। तो इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।